हाय एवरीवन, आज ये 16 मई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित हुआ है। इसका आयोजन 11 से 15 मई 2026 के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट का उद्देश्य यूएन स्ट्रेटजिक प्लान फॉर द फॉरेस्ट के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। जब हम बात करते हैं यूएसए का, तो यूएसए का मैप भी देख सकते हैं। यूएसए का बॉर्डर कनाडा और मेक्सिको के साथ लगता है। अगर ओशन की बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन से लगता है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको का बॉर्डर भी यूएसए के साथ लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गिफ्ट सिटी गुजरात में शाखा खोलने वाला पहला ताइवानी बैंक कौन सा बन गया है? तो सीटीबीसी बैंक बन गया है। गिफ्ट सिटी की बात करते हैं तो जिसका अर्थ है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, जो गांधीनगर में स्थित है। ताइवान देश की बात करते हैं तो ताइवान देश फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ताइवान की मैप भी देख सकते हैं। ताइवान की बात करते हैं, इसके नॉर्थ में ईस्ट चाइना सी है और साउथ में साउथ चाइना सी है। यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट है और चाइना का नेबर कंट्री भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ताइवान की कैपिटल की बात करते हैं तो ताइपी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष भारत को नामित किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है। भारत अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। जब हम बात करते हैं कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की, यह सीमा पार प्रमाणित सुरक्षित आईटी उत्पादों के लिए एकमात्र विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करता है। भारत 2013 से इसका सदस्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, इंडिया डिजाइनेटेड एट द चेयरमैन ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड 2026 से लेकर के 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एएमसीए कार्यक्रम सुविधा की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो आंध्र प्रदेश में रखी है। एएमसीए का पूर्ण रूप एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसकी आधारशिला सत्यसाई जिले के पुटपति स्थान पर रखी गई है। यह 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए है, जो स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता को मजबूत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, भारत किस देश से गुजरात तक सबसे गहरी पाइपलाइन बनाने की योजना प्रारंभ कर रहा है? तो ओमान से गुजरात तक भारत सबसे गहरी पाइपलाइन बनाने का योजना शुरुआत कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम MEIDP है, जो मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन है। यह हार्मुज जल संधि के तनाव से बचने के लिए एक बाईपास रूट होगा। यह पाइपलाइन 2000 किलोमीटर लंबी होगी और अरब सागर के गहरे पानी से गुजरेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमान का मैप। यहाँ से हम एक 2000 किलोमीटर का गहरी पाइपलाइन बना रहे हैं, जो हार्मुज जल संधि को बाईपास करेगा, ताकि यहाँ से तेल और गैस को इंडिया तक पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ मंजूरी दी है? तो अहमदाबाद धोलेरा गुजरात में मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर अहमदाबाद के सरखेज से ढोलरा के बीच होगा। यह 134 किलोमीटर का लंबा डबल लाइन प्रोजेक्ट है और इसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह कॉरिडोर लोथल, जिसको हड़प्पा सभ्यता का डॉक्यूमेंट कहते हैं, इससे बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत की पहली अल्जाइमर रोग की चिकित्सा दवा कौन सी लॉन्च की गई है? डोनेनमैब अल्जाइमर रोग की चिकित्सा की दवा है। यह दवा अल्जाइमर, जिसको भूलने की बीमारी बोलते हैं, इसकी रफ्तार को धीमा करने में मदद करेगी। अल्जाइमर की बात करते हैं तो यह एक न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है, जो अक्सर बुढ़ापे में होती है। यहाँ पे देख सकते हैं हेल्दी ब्रेन का स्ट्रक्चर और अल्जाइमर डिजीज के ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स देख सकते हैं। पुअर जजमेंट होगा, बार बार एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है, सोचने में दिक्कत होती है, सामानों को रख के भूल जाना होगा और पुराने इवेंट और प्लेसेस को भूल जाना होगा। दीज आर द सम सिम्टम यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए यूनिफाइड भारत ई चार्ज का उद्देश्य क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इसे बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। इसे भेल और NPCI की मदद से विकसित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मेरा भारत मेरा योगदान अभियान किस सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य ईंधन फ्यूल को बचाना है
और इसके तहत सप्ताह में 2 दिन तक वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एनडीआरएफ के प्रेसिडेंट कलर अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे। एनडीआरएफ की बात करते हैं, इसकी स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत हुई थी और वर्तमान में महानिदेशक पीयूष आनंद है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, असम ने किन देशों को अगरवुड की पहली कानूनी खेप का निर्यात किया है? तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को असम ने अगरवुड की पहली कानूनी खेप का निर्यात किया है। अगरवुड की बात करते हैं तो यह एक मूल्यवान सुगंधित लकड़ी है जिसका उपयोग इत्र और अगरबत्ती बनाने में होता है। राहुल द्रविड़ को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और वे यूरोपियन T20 प्रीमियम लीग के डबलिंग फ्रेंचाइजी के मालिक बने। अरण्यक घोष की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल से हैं और भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोबाल्ट 60 की बात करते हैं, इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय सी यू। बात करते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है,
प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है। पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने डिस्कस तो किया है, बट एक बार फिर से मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसका टाइम पीरियड की बात कर, यह योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 1956 तक चली थी। मॉडल की बात करते हैं, यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप के.एन. राज ने तैयार किया था। उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का? इसका मुख्य ध्यान कृषि एग्रीकल्चर पर था। विकास की दर की बात करते हैं, जो लक्ष्य था 2.1% था, लेकिन 3.6% की वृद्धि हासिल की गई थी, जो लक्ष्य से अधिक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के प्रमुख बिंदु क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करते हैं, 1956 से 1961 तक रहता है। मॉडल की बात करते हैं, यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका जो उद्देश्य था, इस योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां थी। इसी योजना के दौरान भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए गए। विकास की दर की बात करते हैं, लक्ष्य 4.5% का था और प्राप्ति 4.27% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक क्यों असफल रही थी? 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। यह मॉडल सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि और उद्योग दोनों पर बल देना। असफलता के कारण ये थे, यह योजना 1962 के दौरान भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी और असफल रही। अन्य घटना की बात करते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसी दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और 1965 में भारतीय खाद्य निगम, जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश की। योजना अवकाश, जिसको प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, ये क्या था और यह कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वर्षों के लिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई। इसे योजना अवकाश कहा जाता है। इसी दौरान एक एक वर्ष की योजना शुरू की गई थी। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 की मुख्य बातें क्या थी? तो इसका टाइम पीरियड की बात करते हैं, 1969 से लेकर के 1974 तक थी। यह मॉडल अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी और इसका प्रारूप डी.आर. गॉडगिल ने तैयार किया था। उद्देश्य की बात करते हैं, इसका लक्ष्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना, डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये पहली बात हो गई। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 क्यों अद्वितीय थी? यह भारत का एकमात्र ऐसी योजना है जो अपने निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले केवल 4 वर्षों में ही समाप्त हो गई। 1974 से लेकर 1978 तक ही रही थी। यह डीपी दर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक क्या था? 1978 में सरकार बदलने के बाद मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर रोलिंग प्लान शुरू किया था। विश्व में इसके जनक डॉक्टर गुरनार मिर्डर थे। उनकी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका उल्लेख है और भारत में इसे लक्कड़वाला ने लागू किया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी? यह मॉडल आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था, जिसको इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन था। प्रमुख घटनाएं की बात करते हैं, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1982 में।
6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1980 में। ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन पर कब्जा करने के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 1990 तक क्या नारा था? इस योजना का प्रसिद्ध नारा रोटी रोजी और उत्पादकता या भोजन काम और उत्पादकता था। इसी योजना के दौरान 1988 में सेबी की स्थापना होती है, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। एलपीजी सुधार कब और क्यों अपनाए गए थे? 1990 से 92 के योजना अवकाश के दौरान 1991 में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट उत्पन्न हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस संकट से निपटने के लिए 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, जिसे एलपीजी सुधार कहा गया था। जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण की बात की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य फोकस क्या था? तो यह मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य बल मानव संसाधन विकास था, जो 1990 में आए एचडीआई मानव विकास सूचांक की अवधारणा से प्रेरित था। अन्य घटनाएं की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इसी दौरान 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जो पंचायती राज और नगर निगम के लिए है। इसी समय 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य बातें क्या थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक होता है। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय और क्षमता के साथ आर्थिक विकास था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को और कारगिल युद्ध 1999 में इसी दौरान हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक थी। यह भी आगात निर्गात मॉडल पर आधारित थी। नरेगा अधिनियम 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 की विकास दर की क्या विशेषता थी? इसका लक्ष्य तीव्र और समावेशी विकास, जिसको रैपिड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें 8% की विकास दर हासिल की गई थी, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सबसे ज़्यादा थी। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इसी दौरान आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का लक्ष्य क्या था? यह अंतिम पंचवर्षीय योजना था, जो 2012 से 2017 तक चला था। इसका लक्ष्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास, जिसको रैपिड सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसमें कृषि के लिए 4% और प्रजनन दर को 2.1%, जिसको प्रतिस्थापन दर बोलते हैं, पर लाने का लक्ष्य रखा गया था।